गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आई विल टीच यू पॉलिटिकल साइंस का लेसन फर्स्ट, व्हाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है, सबसे पहले ये। अब डेमोक्रेसी लेसन रीड करने से पहले हम ये क्या देखेंगे कि डेमोक्रेसी का मीन क्या होता है, मीनिंग क्या है उसका, उसको क्यों ऐसे है कि मतलब डेमोक्रेसी ही ज़रूरी हो या नीड हो हमारी, उसके बारे में हम जानेंगे। तो व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, सबसे फर्स्ट आपका क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। लेसन रीड या स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ ओपन योर बुक एंड सीन ऑन द बुक। फर्स्ट आता है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का क्या है, सिंपल वर्ड्स में डेमोक्रेसी को क्या बोल सकते हैं हम, गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट जो होती है वो क्या है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी जो वर्ड्स है वो 2 वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है, ओके, जिसका मीनिंग होता है पावर ऑफ पब्लिक, ठीक है। यानी जो पब्लिक की पावर है वो क्या है, डेमोक्रेसी होती है, ठीक है। अब इसको क्या बोल सकते हैं कि जैसे पब्लिक के पास अगर पावर होगी तो वो क्या होगी, उनके स्ट्रेंथ होंगे, वो पावरफुल होंगे ज़्यादा। तो इससे जो अब्राहम लिंकन जो कहाँ के अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक डेफिनेशन दी है। किसकी डेफिनेशन दी है, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन दी है, और जो कि मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है, डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। मतलब जो डेमोक्रेसी है वो क्या है, लोगों का, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। इट मीन्स क्या हुआ कि जो डेमोक्रेसी है वो लोगों का, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए क्या होता है, शासन होता है, उसे क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी होता है। तो इसके एक बार फिर से डेफिनेशन देखो, डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट एंड ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ओके। तो डेमोक्रेसी का मीन आपको समझ में आ गया कि डेमोक्रेसी क्या है, लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए जो शासन होता है, वो जो गवर्नमेंट होती है वो क्या कहलाती है, डेमोक्रेसी कहलाती है। और डेमोक्रेसी 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, 2 जॉइन वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, पब्लिक ऑफ पावर। अब आता है की फीचर्स ऑफ द इमर्ज ऑफ द डेमोक्रेसी इन मॉडर्न सोसाइटी। 17 जो सेंचुरी थी उसके अंदर यूरोप की रिवोल्यूशन हुई थी, 18 सेंचुरी के अंदर फ्रेंच की रिवोल्यूशन हुई थी। उस रिवोल्यूशन के अंदर फर्स्ट जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल दिया गया था उन रिवोल्यूशन के बाद में, वो क्या था, रूल ऑफ द लॉ। यानी ये एक प्रिंसिपल दिया गया था उसके अंदर। कौन सा प्रिंसिपल दिया गया था, रूल ऑफ द लॉ, ठीक है। इन रिवोल्यूशन के बाद में क्या दिया गया, एक ये प्रिंसिपल दिया गया था। अब जैसे जैसे ऐसे हुआ कि रिवोल्यूशन होती गई, लुइस 14 भी आया था, उसने भी अपना क्या किया था, कई दिन तक फ्यू डेज अपना उसने शासन किया, लेकिन उससे क्या हो गए, जो लोग थे जो परेशान हो गए। उसके बाद में उन्होंने डेमोक्रेसी के बारे में सोचना शुरू किया। अब इन मतलब जो ग्रेट रिवोल्यूशन हुई थी उसके बाद में क्या आया था, एक आइडिया आया था। किसका आइडिया आया दिमाग के अंदर, डेमोक्रेसी का आइडिया आया था लोगों के दिमाग के अंदर। अब डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, किसके लिए, आइडिया ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटी विच मीन दैट द गवर्नमेंट मस्ट बी द रेस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल। यानी गवर्नमेंट किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, पीपल के प्रति रेस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, ओके। यानी अब डेमोक्रेसी का मीन यही था कि जो भी गवर्नमेंट आ रही है वो गवर्नमेंट किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगी, लोगों के लिए होगी, ओके। तो उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। लेकिन क्या हुआ, मतलब गवर्नमेंट नाम तो था डेमोक्रेसी का कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट आ चुकी है, बट जो मान लो कि रिच पर्सन थे या फिर बाद में जो मनी पीपल थे, उन्होंने क्या किया, जो दियर वोट इन द इलेक्शन, वो क्या करते हैं, इलेक्शन के अंदर वोट देते और वो ही जीत जाते थे, जिससे पुअर और जो ना लो क्लासेस के जो लोग थे वो क्या हो गए थे, इनसे इसको परफेक्ट नहीं मान रहे थे कि जो भी है डेमोक्रेसी में अगर मानना आ रहा है, जो लोग आ रहे हैं तो वो तो रिच पर्सन आ रहे हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इलेक्शन करवाते हैं। तो इससे वो क्या थे, उसको ये परफेक्ट नहीं लग रहा था। क्यों नहीं लग रहा था परफेक्ट, तो क्योंकि वो उनके साथ क्या कर रहे थे, इनजस्टिस
इनजस्टिस कर रहे थे, इसलिए लोगों ने क्या किया, उस इनजस्टिस के लिए, ठीक है, उसके अगेंस्ट उन्होंने फाइट करना शुरू कर दिया था। अब फाइट करना शुरू किया तो उनको क्या हुई, थोड़ी सी सक्सेस मिली, प्रोग्रेस हुई, उसकी प्रोग्रेस होने से क्या हुआ, राइट टू वोट जिसको फ्रेंचिस कहा जाता है, तो उन्होंने क्या किया, वोट का जो अधिकार था वो उन्होंने ले लिया, ठीक है। अब वोट के अधिकार के बाद में वो क्या करते, एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते, अपने पावर्स का यूज़ करते थे। बट उसके अंदर भी क्या था, वुमेन्स को राइट नहीं दिया गया था। राइट टू वोट का जो था, फ्रेंचिस का जो राइट था वो वुमेन्स को नहीं दिया गया था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वुमेन्स को भी ये मिलने लग गया था। और फिर ये लास्ट में क्या हुआ था, एडल्ट फ्रेंचिस, इट मीन्स इसका मतलब इट मीन्स क्या हुआ कि एडल्ट फ्रेंचिस जो भी 18 ईयर से अबोव होगा वो क्या होगा, उसको वोट देने का राइट होगा। तो इससे ये चीज़ क्लियर हो गई। अब धीरे धीरे क्या हुआ, लेटर हम 19 और 20 सेंचुरी के अंदर जो ये डेमोक्रेसी का जो आइडिया था वो धीरे धीरे क्या हुआ, न्यू डायरेक्शन के अंदर डेवलप्ड होने लगा। यानी 1718 के अंदर उन्होंने एक प्रिंसिपल किया, फिर लुइस 14 भी आया, उसके बाद में उन्होंने उस रिवोल्यूशन होने के बाद में उन्होंने डेमोक्रेसी का जो आइडिया था, उसको क्या आइडिया था, रेस्पॉन्सिबल टुवार्ड्स द पीपल। बट ऐसा नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने क्या किया, उसके अगेंस्ट फाइट की और उन्होंने लास्ट में एडल्ट फ्रांसिस के अकॉर्डिंग उन्होंने वोट का राइट प्राप्त कर लिया था। अब जो 19 और 20 सेंचुरी आई थी उसमें क्या था, एक डेमोक्रेसी को डेवलप करने के लिए एक न्यू डायरेक्शन उन्होंने अपनाई, ठीक है। न्यू डायरेक्शन के अंदर उन्होंने क्या किया कि जो रूल थे, जो मान लो कि उन्होंने इक्वलिटी का जो रूल था वो इस्टेब्लिश किया। अब इक्वलिटी का रूल नॉट ओनली पॉलिटिकल जो था उसके उस फील्ड में ही नहीं था, बल्कि इकोनॉमिक और सोशल सेक्टर के अंदर भी, उस फील्ड के अंदर भी उन्होंने क्या कर दिया, इसको रेस्ट्रिक्ट करके छोड़ दिया था। अब उन्होंने क्या है, डेमोक्रेसी का जो आइडिया डेवलप करने के लिए, डेमोक्रेसी का जो आइडिया था वो स्लोली धीरे धीरे क्या हो रहा था, डेवलप्ड हो रहा था, बट क्या था, स्टेडली यानी कंटिन्यूस चल रहा था, ठीक है। यानी लगातार उसमें धीरे धीरे डेवलपमेंट आ रहा था, वो लगातार डेवलप्ड होता जा रहा था। अब इसके लिए 4 स्टेप्स आए, ओके। फर्स्ट स्टेप, स्टेप्स आए। फर्स्ट स्टेप के में क्या था, इस्टेब्लिश्ड ऑफ द रूल ऑफ द लॉ, जो कि प्रिंसिपल दिया गया था ओके। और जो सेकेंड स्टेप था, सेकेंड स्टेप में क्या था, प्रिंसिपल ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंड स्टेप आपका क्या था, प्रिंसिपल ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड स्टेप क्या था, डेवलप्ड ऑफ द आइडिया ऑफ एडल्ट फ्रांसिस। एडल्ट फ्रांसिस हो गया। और लास्ट जो 4th स्टेप था, इस्टेब्लिश द आइडिया फॉर पॉलिटिकल इक्वलिटी, आइडिया ऑफ ये 4 स्टेप थे कि जिसके अकॉर्डिंग क्या था, डेमोक्रेसी थी वो क्या हो रही थी, स्लोली डेवलप्ड होती जा रही थी, धीरे धीरे ये स्टेप के अकॉर्डिंग क्या कर रही थी, वर्क की जा रही थी। अब ये होता है जो डेमोक्रेसी होती है उसके 2 टाइप्स बताए गए हैं, एक तो होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर जो क्या होता है, गवर्नमेंट का जो बेस होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है,
पीपल के अकॉर्डिंग चलता है। बट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर जो पीपल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव को, ठीक है, इलेक्ट करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने के बाद में जो पावर होती है उसका यूज़ कौन करता है, वो रिप्रेजेंटेटिव करता है। लेकिन टुवार्ड्स रेस्पॉन्सिबल किसके प्रति होते हैं, वो लोगों के प्रति होते हैं, यानी वो उनके रेस्पॉन्सिबिलिटी उनके अकॉर्डिंग वो पावर का यूज़ करते जाते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि जहाँ पे लेस पॉपुलेशन होती है वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, बट जहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन होती है वहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। और डेफिनेटली अब जो टाइम पीरियड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ स्टेट में लार्ज पॉपुलेशन है। ओके, अब आता है डिफरेंट। अब जैसे डिफरेंट बता रहे हैं, जो रिलीजियस जो सेक्टर होता है वहाँ पे क्या होता है, रिलीजियस लीडर होता है, वो क्या करता है, अपनी पावर का वहाँ पे यूज़ करता है। अब डिफरेंस बता रखे हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म में और प्रेसिडेंशियल फॉर्म में। डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री फॉर्म एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म, ये डिफरेंस है। 4-5 डिफरेंस बता रखे हैं। फर्स्ट होता है जो जो पार्लियामेंट में जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या होता है, नॉमिनल हेड होता है, एंड एक्चुअल जो हेड होता है वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। ओके, लेकिन जो प्रेसिडेंशियल है उसके अंदर क्या होता है, प्रेसिडेंट इज बोथ द नॉमिनल, ठीक है, ये क्या होता है, प्रेसिडेंट नॉमिनल होता है, एक्चुअल जो रियल हेड होता है वो भी कौन होता है, उसका प्रेसिडेंट ही होता है। उसमें जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसकी पावर नहीं होती है। फिर वापस पार्लियामेंट्री में आता है, जो इसमें जो प्रेसिडेंट होता है वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होता है। ओके, इसमें जो प्रेसिडेंट होगा वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होगा, बट प्रेसिडेंटियल में क्या होगा, डायरेक्टली इलेक्ट होगा। ये इंडिया के अंदर होता है और ये यूएसए। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट होता है जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो लीडर होता है। किसका लीडर होता है, प्राइम मिनिस्टर, यानी जो मेजोरिटी होती है पार्लियामेंट के एक ये चीज़ भी आप नोटिस करो कि पार्लियामेंट होते हैं उसके 2 हाउस होते हैं। कौन से हाउस होते हैं, एक तो लोकसभा हो गई, एक राज्यसभा हो गई। ओके, लोकसभा के जो मेजोरिटी का लीडर होता है वो क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या आया है कि जो प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट अब पूरी पार्लियामेंट का नहीं होता, ओनली लोकसभा की जो मेजोरिटी का जो लीडर होगा वो कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा। ओके, देयर इज द प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, वो जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो कोऑर्डिनेशन करता है, किसके बीच में कोऑर्डिनेशन करता है, लेजिस्लेचर और एक्सिक्यूटिव के बीच में। ओके, एक बार फिर से देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो किसका लीडर होता है, लोकसभा के जो मेजोरिटी मेंबर होंगे उसका लीडर होता है। अब वो किसके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करता है, लेजिस्लेचर और एक्सिक्यूटिव के बीच में करता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि लेजिस्लेचर क्या होता है, तो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं। ओके, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं। फर्स्ट होता है लेजिस्लेचर, सेकंड होता है एक्सिक्यूटिव और थर्ड होता है जुडिशरी। ओके, फर्स्ट जो लेजिस्लेचर होता है वो क्या करता है, लॉ मेकिंग का करता है, यानी कानून बनाने का काम करता है। जो सेकंड एक्सिक्यूटिव होता है, जो लेजिस्लेचर ने क्या बनाया है, लॉज बनाए हैं, उनको वो इम्प्लीमेंटेड करता है। ओके, और जो थर्ड आता है जुडिशरी, अब जो उन्होंने लॉज बना दिए, इम्प्लीमेंटेड कर दिया, अब उसके बाद में अगर उनको कोई तोड़ता है, ब्रेक करता है उनको लॉज को, तो उनको पनिश करने का राइट किसका होता है, जुडिशरी का होता है। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि लेजिस्लेचर और एक्सिक्यूटिव क्या होते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है, जो पार्लियामेंट है वो क्या करती है, किस पे कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट पे कंट्रोल करती है। ओके, अगर प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर मेजोरिटी को मतलब क्या करता है, लॉस कर देता है या उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, तो उसको क्या कर सकते हैं, उसको वहाँ से रिज़ाइन देना पड़ेगा या उसको वहाँ से
हटाया जा सकता है। ओके, अब ऐसे प्रेसिडेंशियल के अंदर क्या आता है, प्रेसिडेंशियल के अंदर जो कि सेपरेट इलेक्शन हेल्ड होते हैं किसके, प्रेसिडेंट के। ओके, यानी प्रेसिडेंट के क्या होते हैं, सेपरेट इलेक्शन हेल्ड किए जाते हैं। सो द प्रेसिडेंट मे द मेंबर ऑफ द कांग्रेस, इसलिए क्या होता है, कांग्रेस का मेंबर होता है। ठीक है, सो द प्रेसिडेंट मे नॉट बिलोंग टू द पार्टी थस गेट्स मेजोरिटी इन द कांग्रेस। ओके, यानी वो किसी जो मेजोरिटी का क्या होता है, हेड नहीं होता है। फिर आता है यूएसए, द कांग्रेस हैज अ नो कंट्रोल ओवर द प्रेसिडेंट, यानी वो क्या करता है, कंट्रोल नहीं कर सकता है प्रेसिडेंट पे। एज सच वी कैन नॉट बी इजली रिमूव ड्यूरिंग हिज टेन्यूर, और उसके टेन्यूर से पहले उसको ईजिली क्या नहीं किया जा सकता, रिमूव नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो एक प्रोसेस के थ्रू, वो जो कंप्लीट प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, प्रेसिडेंट को क्या किया जाएगा, उसको उसके पद से या उसके जगह से हटाया जा सकता है। प्रेसिडेंट का जो टेन्यूर होता है, टेन्यूर मीन्स होता है उसका टर्म, उसका कार्यकाल कितने दिनों का होता है, तो वो 5 ईयर्स का होता है। तो उसको अगर 5 ईयर्स से पहले अगर हटाना है या रिमूव करना है तो क्या करते हैं, एक पूरी प्रोसेस होती है जिसको इम्पीचमेंट बोलते हैं, उस प्रोसेस के थ्रू उसको उसकी जगह से रिमूव किया जा सकता है। और जो लास्ट होता है जो प्रेसिडेंटियल है उसको क्या बोलते हैं, कांग्रेशियल सिस्टम भी बोला जाता है। ओके, ये आपको क्लियर हो गया कि जो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म क्या होती है। आपको पता चल गया कि इसमें नॉमिनल हेड होता है प्रेसिडेंट और एक्चुअल हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। इसमें जो नॉमिनल और एक्चुअल होता है कौन होता है, प्रेसिडेंट ही होता है। इसके अंदर जो मेजोरिटी का लीडर होता है पार्लियामेंट का, वो प्राइम मिनिस्टर होता है, और वो क्या करता है, कोऑर्डिनेशन का काम करता है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में। और ये क्या करता है, जो प्रेसिडेंशियल होता है उसमें क्या होता है, वो क्या करता है, उसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता। ओके, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है, डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के कुछ डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। 2 फॉर्म्स दे रखे हैं उन्होंने, कौन से, जैसे पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल था, उसे अकॉर्डिंग एज वेल एज देयर कैन बी द यूनिटरी और फेडरल। 2 फॉर्म्स और हो गए, यूनिटरी एंड ओके, ये 2 फॉर्म हो गए। यूनिटरी मीन्स क्या होता है, एकात्मक शासन बोला जाता है, और इसको संघीय शासन बोला जाता है। तो ये गोया यूनिटरी गवर्नमेंट हो गया और ये फेडरल गवर्नमेंट हो गया। इसमें डिफरेंस क्या होते हैं, देखो यूनिटरी गवर्नमेंट के अंदर द सेंटर इज स्ट्रोंगर देन द स्टेट, स्टेट की तुलना में कौन स्ट्रोंगर होता है, सेंटर होता है। द सेंटर इज गिवन मोर पावर देन द स्टेट। ओके, स्टेट की तुलना में क्या दी जाती है, उसको मोर पावर दी जाती है। सेकेंड आता है द सेंटर हैज़ मोर फाइनेंशियल कंट्रोल देन द स्टेट, यानी फाइनेंशियल पावर भी ज़्यादा किसके पास होती है, इसके पास होती है, किसकी तुलना में, स्टेट की तुलना में। ओके, और जो नेक्स्ट है, देयर आर द सर्टेन इमरजेंसी प्रोविजन इन दिस टाइप ऑफ द गवर्नमेंट। और उसके बाद में नेक्स्ट आता है द सेंटर इज द गिवन एज द एज ऑफ ऑन सब्जेक्ट मेंशन इन द कॉन्करेंट लिस्ट। ओके, और अब आता है फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है, फर्स्ट देयर इज द क्लियर डिवीजन ऑफ द पावर। ओके, यानी इसके पावर का क्या होता है, क्लियर डिवीजन किया जाता है। किसके बीच में किया जाता है, सेंटर और स्टेट के बीच में, दोनों के बीच में क्या किया, एकदम क्लियर डिवीजन कर दिया गया है। बोथ द इंडिपेंडेंट इन द आवर स्पेयर्स, यानी वो अपने स्पेयर्स में क्या होते हैं, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होते हैं, उसमें किसी का कोई इंटरफेयर नहीं होता है। नेक्स्ट होता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रिजिड एंड रिटर्न। फेडरल के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, रिजिड मीन्स क्या होता है, कठोर। ओके, तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो रिजिड भी होता है और रिटर्न भी होता है। ओके, नेक्स्ट जो आता है, देयर इज द इंडिपेंडेंट जुडिशरी टू डिसाइड द केस बिटवीन द सेंटर और स्टेट। ओके, इसमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है जो डिसाइड करती है सेंटर और स्टेट के केस को। और लास्ट आता है इन यूएसए द रेजिड्यूरी पावर्स बिलोंग टू द सेंटर रेदर देन द स्टेट्स। तो ये क्या हो गए, इन दोनों के डिफरेंस हो गए।
ओके। मतलब उसमें ये बताया है कि सेंटर और स्टेट की जो कंपैरिजन में किसकी पावर ज़्यादा होती है और किसकी पावर कम होती है। एंड लास्ट आपका टॉपिक आता है की फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी की कुछ फीचर्स भी है, ठीक है। फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी, जिसमें फर्स्ट है फॉर्मल इक्वलिटी, सेकंड फ्रीडम, थर्ड डिसीजन मेकिंग, fourth active participations, of the citizen। ओके तो ये क्या हो गई डेमोक्रेसी की फीचर्स हो गई कि इक्वलिटी, डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। इक्वलिटी यानी कास्ट, जेंडर, रेस, इनके आधार पे क्या अकॉर्डिंग क्या नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। फ्रीडम होनी चाहिए उसको, हर कहीं स्पीच मतलब पब्लिक पावर के ऊपर कहीं स्पीच देने की, अपने ना ओपिनियन व्यूज़ को एक्सप्रेस करने की फ्रीडम होनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म, और लास्ट आता है एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द सिटीजन, यानी सिटीजन जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्टिव होकर उसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और जो भी वर्क होता है, जो भी फंक्शन होता है उसमें एक्टिव होते हैं। ओके तो इन दिस चैप्टर कंप्लीट, सो टुडेज योर होमवर्क, find book exercise and very short question answer। ओके तो आप इस लेसन को एक बार अगेन पूरा कंप्लीट रीड करोगे, उसके मीनिंग देखोगे, फिर उसकी बुक एक्सरसाइज फाइंड करना, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं वो कंप्लीट करवा दूंगी। थैंक यू।